हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक इंद्रिय विज्ञान के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इंद्रिय के लक्षण, इंद्रिय के भेद, इंद्रिय पंचक, इंद्रियों का पंच भौतिकत्व, इंद्रियों का तुलनीयत्व, इंद्रिय प्राप्यकारित्व और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, त्रयोदश कारण और अंतःकरण की प्रधानता। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो हाईलाइट्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रियों के लक्षण के बारे में कि इंद्रिय किसे कहते हैं। तो बेसिकली बोला गया है पुरुषस्य विषय ज्ञानार्थ कर्मार्थ व साधनीभूत शरीर भाव विशेषः इंद्रिय। अर्थात जो शरीर भाव विषय ज्ञान के लिए या कर्म के लिए पुरुष की सहायता करते हैं उसे इंद्रिय कहते हैं। मतलब जिससे बेसिकली शरीर भाव का या फिर विषय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। अब इंद्रियों के भेद के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली इंद्रिय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक ज्ञानेंद्रिय जिसे बुद्धि इंद्रिय भी कहते हैं, नेक्स्ट आता है कर्म इंद्रिय और थर्ड में आता है उभय इंद्रिय। तो इस तरह से 3 प्रकार से क्या किया गया है, इंद्रियों को बांटा गया है। और इंद्रियों के टोटल जो संख्या है वो कितनी, 11 बताई गई है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय आते हैं, 5 कर्मेंद्रिय आते हैं और एक उभयात्मक या फिर उभय इंद्रिय आती है। तो सबसे पहले हम ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय के बारे में बोला गया कि ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, इन्हीं बुद्धि इंद्रिय भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय में आ जाते हैं, तो इसमें कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये जो है 5 किस में आ जाते हैं, ज्ञानेंद्रिय में आ जाते हैं। और इनका जो बेसिकली विषय होता है, ये क्या होता है, शब्द जो है, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये क्या है बेसिकली इनके विषय हैं। मतलब जैसे कर्ण का जो विषय हो गया वो शब्द हो गया, वैसे त्वचा का विषय स्पर्श हो गया, वैसे नेत्र का रूप हो गया, एंड देन रसना का रस हो गया, और जो घ्राण है इसका गंध हो जाता है। तो इस तरह से जो 5 ज्ञानेंद्रिय बताए हैं उनके अपने अपने विषय होते हैं, जिन्हें हम इंद्रियार्थ भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्मेंद्रिय। तो बेसिकली जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। मतलब जिनके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। इनकी भी संख्या 5 बताई गई है, जिसमें वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 क्या है बेसिकली हमारे कर्मेंद्रिय हैं। और पायु और उपस्थ का कार्य मल मूत्र को त्यागना है, हाथ का कार्य ग्रहण करना या धारण करना है, और जीवा का कार्य क्या है, वाक इंद्रिय है। फिर नेक्स्ट आता है उभयेंद्रिय। उभयेंद्रिय मतलब जिस तरह मन ज्ञानेंद्रिय का प्रवर्तक हो उसी तरह कर्मेंद्रियों का भी प्रवर्तक होता है। मतलब मन जो है वो क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय का तो कार्य करता है लेकिन कर्मेंद्रिय का भी कार्य करता है। इसीलिए यह मन जो है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों माना गया है, इसलिए इसको उभयेंद्रिय कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने देख लिया इंद्रिय के लक्षण, इंद्रिय के भेद और तीनों इंद्रियों के बारे में, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और उभयेंद्रिय। नेक्स्ट आता है इसमें इंद्रिय पंचक। इंद्रिय पंचक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। इसमें इंद्रिय पंचक में बताया गया है कि जो इंद्रिय होते हैं जैसे श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसन और ग्रहण, जो हम लोग ने घ्राण देखे, मतलब जो 5 बुद्धि इंद्रिय या फिर ज्ञानेंद्रिय देखे हैं, इनके 5 द्रव्य बताए गए। जैसे श्रोतेंद्रिय का द्रव्य बताया गया है या फिर महाभूत बताया गया है, ख महाभूत मतलब आकाश महाभूत। उसी तरह स्पर्शनेंद्रिय का वायु महाभूत, चक्षुरेंद्रिय का अग्नि महाभूत, रसना का जल महाभूत और घ्राण का पृथ्वी महाभूत। अब इनके 5 इंद्रिय के कुछ अधिष्ठान भी बताए गए। जैसे श्रोतेंद्रिय कहाँ पाई जाती है, कर्ण में पाई जाती है, स्पर्शनेंद्रिय त्वचा में, वैसे चक्षुरेंद्रिय अक्षि में, रसनेंद्रिय जीवा में तथा घ्राण इंद्रिय नासा में पाई जाती है। और इस पंच इंद्रियों के 5 अर्थ जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बताए गए हैं। और इनके द्वारा कौन सी बुद्धि उत्पन्न होती है, तो श्रोतेंद्रिय श्रोत्र बुद्धि, स्पर्शनेंद्रिय द्वारा स्पर्श बुद्धि, चक्षुरेंद्रिय द्वारा चक्षुर बुद्धि, और रसनेंद्रिय द्वारा रसन बुद्धि, और घ्राणेंद्रिय द्वारा घ्राण बुद्धि। तो ये 5 चीज, मतलब 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और 5 इंद्रियों द्वारा उत्पन्न बुद्धि, इनको ही हम क्या कहते हैं, इंद्रिय पंचक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रिय का पंच भौतिकत्व के बारे में। मतलब जो इंद्रिय बताए गए हैं वो पंच भौतिक है कि नहीं, उसके बारे में। आयुर्वेद ने इंद्रियों को पंच भौतिक माना है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति महाभूत से मानी गई है। अब यहाँ पे जो न्याय, वैशेषिक और वेदांत दर्शन है, उन्होंने भी इंद्रियों को भौतिक माना है। मतलब वो भी मानते हैं कि इंद्रियों का जो उत्पत्ति पंच भौतिक है या फिर भूतेंद्रियों से हुआ है। अब जब 5 इंद्रिया या फिर 5 महाभूत से बनी है, फिर भी 5 इंद्रियों में कर्म से एक महाभूत की क्या होती है, अधिकता होती है। जिस महाभूत की प्रधानता देखी जाती है उसी के निष्पन्न इंद्रिया भी मानी जाती हैं। जैसे
श्रोतेंद्रिय में आकाश महाभूत ज्यादा प्रधानता रहती है, त्वगेंद्रिय में वायु महाभूत की, चक्षुरेंद्रिय में महाभूत के, रसनेंद्रिय में जल महाभूत और घ्राणेंद्रिय में पृथ्वी महाभूत की। तो मतलब यहाँ पे 5 महाभूत तो सभी में है, सभी जो इंद्रिय हैं सब में 5 महाभूत हैं, लेकिन कुछ महाभूत की प्रधानता के कारण उनके अलग अलग क्या है कार्य बताए गए हैं। जैसे श्रोतेंद्रिय में 5 महाभूत तो है, लेकिन यहाँ पे आकाश महाभूत की प्रधानता होने के कारण उसका काम क्या हो गया, यहाँ पे शब्द को ग्रहण करना। तो इस तरह से जिस महाभूत की प्रधानता है उसके अनुसार उसके कर्म देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इंद्रियों का तुल्यनित्व। तो तुल्यनित्व में क्या बताया गया कि तुल्य योनि होने से अपने अपने महाभूत में आश्रित होने रहने वाले इंद्रिया इंद्रिय अर्थ का ही ग्रहण कर सकती हैं। साथ ही साथ एक महाभूत से उत्पन्न हुई इंद्रिया दूसरे महाभूत से उत्पन्न होने वाले इंद्रिया तो कभी नहीं ग्रहण नहीं कर सकती। मतलब ये बोला गया है कि तुल्य योनि से होने के कारण मतलब सभी महाभूत एक दूसरे में आश्रित रहने वाले हैं, इसलिए इंद्रिया इंद्रियार्थ का ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आकाश में क्या रहता है, शब्द रहता है, इसीलिए आकाश महाभूत से प्रधान जो हमारा श्रोतेंद्रिय है वो शब्द का ग्रहण कर पाता है। वहीं पे अगर दूसरे महाभूत की वहां पे प्रधानता रहती है तो वो दूसरे महाभूत के गुण को वहां पे ग्रहण नहीं कर सकता। साथ ही साथ बोला गया है कि आकाश महाभूत से उत्पन्न हुए श्रोतेंद्रिय आकाश से उत्पन्न होने वाले शब्दरूप इंद्रियार्थ को ही ग्रहण करती है, वे रूप को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वे इंद्रियार्थ और इंद्रिया कि एक ही महाभूत से उत्पन्न होती है और दूसरे से उत्पन्न हुई इंद्रिया दूसरों के अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। मतलब जिस इंद्रिय है और उसमें जिस महाभूत की गुणता है या फिर बलता है उसी महाभूत के गुण को या फिर उसके विषय को ग्रहण करने में वो सक्षम होती। नेक्स्ट आता है इसमें इंद्रिय प्राप्यकारित्व। तो इंद्रिय प्राप्यकारित्व मतलब क्या बोला है कि इंद्रियों को अपने विषय से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। जब इंद्रिया अपने विषय से सन्निकर्ष होती है, जब मिलती है तभी क्या होता है, मन को ज्ञान प्राप्त होता है। अब इंद्रियों का इंद्रिय अधिष्ठान से निकलकर अपने विषयों का ज्ञान कर इंद्रिय प्राप्यकारित्व कहलाता है। मतलब इंद्रियों को जैसे श्रोतेंद्रिय है तो श्रोतेंद्रिय स्रोत द्वारा निकलकर अपने अधिष्ठान से निकलकर मतलब कर्ण से निकलकर जब वो क्या करते हैं अपने विषय मतलब शब्द का ज्ञान करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय प्राप्यकारित्व मतलब परसेप्शन जिसको बोल सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे चक्षुष प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि चक्षुरेंद्रिय अपने अधिष्ठान नेत्र अक्षी गोलक से निकलकर अपने विषय तक जाती है और रूप ज्ञान का ग्रहण करती हैं। वहीं पे अन्य इंद्रिया ऐसा नहीं करती, क्योंकि श्रावण प्रत्यक्ष में स्वयं कानों तक आते हैं और उसका श्रवणेंद्रिय से सन्निकर्ष होता है और शब्द का ज्ञान होता है। कुछ ऐसी स्थिति अन्य इंद्रियों के साथ भी होती है। मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या है, चक्षुर इंद्रिय अपने अधिष्ठान से निकलती है, उसके अलावा जितने भी इंद्रिय हैं वो अपने स्थान पे रहते हैं और उनसे मिलने के लिए या फिर उनसे सन्निकर्ष करने के लिए जो इंद्रिय का गुण है वो वहीं पे डायरेक्ट आता है। जैसे श्रवण इंद्रिय में जो श्रवण रहता है वो डायरेक्ट कानों तक आता है, यहाँ पे श्रवण इंद्रिय से ये श्रवण इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, यहाँ पे से कानों से जो इंद्रिय है वो बाहर नहीं जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। मतलब 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष देखने को मिलते हैं। तो इंद्रियों को अपने विषय से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। अब इंद्रियों का अपने विषय से सन्निकर्ष 6 प्रकार से होता है। इसमें संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद, विशेषण विशेष्य भाव, ऐसे 6 आते हैं। क्या क्या देखा, संयोग, फिर संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोग सन्निकर्ष के। तो चक्षु का घट से जो संयोग होता है उसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। मतलब 2 इंद्रिय और उसके जब गुण आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त समवाय। तो जब द्रव्यों में रहने वाले गुणादि से जब इंद्रियों का संयोग होता है, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ द्रव्य से संयोग हो रहा था तो उसको संयोग कह दिया था। जब द्रव्यों में रहने वाले गुण से संयोग होता है तब उसे संयुक्त समवाय कहते हैं। जैसे चक्षु का घट के रूप से संयोग संयुक्त समवाय हो गया। और नेक्स्ट आता है संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त समवेत समवाय क्या होता है कि द्रव्य के रूप में रूपत्व यह जाति विद्यमान रहते हैं, किंतु वस्तु के रूपत्व जाति से इंद्रिय के संयोग को संयुक्त समवेत समवाय कहते हैं। मतलब यहाँ पे उसके जाति से पहले क्या हो रहा था, सिर्फ द्रव्य से हो रहा था तो उसको संयोग बोल दिया। दूसरा क्या हो रहा था, द्रव्य के गुण से हो रहा था तो उसको संयुक्त समवाय बोल दिया। अब यहाँ पे उसके द्रव्य के जाति से रूपत्व जाति से जब संयोग होता है तो उसको संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे जो चक्षु है उसका रूपत्व से संयोग संयुक्त समवाय कहलाता। नेक्स्ट आता है यहाँ पे समवाय सन्निकर्ष। तो कर्ण का शब्द से संयोग समवाय सन्निकर्ष है। ठीक है, जब कर्ण का संयोग होता है किससे, शब्द से, तो उसको समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। वहीं पे समवेत समवाय सन्निकर्ष क्या होता है कि शब्द में शब्दत्व ये जाति विद्यमान रहती है
और शब्दत्व जाति से जब इंद्रिय का संयोग होता है तो उसको समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे कर्ण का शब्दत्व के साथ संयोग समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। ये सब आप पढ़ोगे कार्यकरण आदि भाव में। तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष क्या बोला गया है कि अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा होता है, मतलब अभाव का मतलब जो चीजें नहीं हो उसका जब प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे विशेषण विशेष्य भाव कहते हैं। जैसे जमीन पर घड़े के अभाव का ज्ञान विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष से होता है, मतलब जो चीजें नहीं है उसका भी ज्ञान करना उसको विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जैसे चक्षु। तो चक्षु का जब घट से संयोग होता है तो उसको संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। फिर जब चक्षु का घट के रूप से संयोग होता है तो उसको संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। और घट के रूपत्व जाति से जब संयोग होता है तो इसको संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। और जब घट का अभाव से उसका सन्निकर्ष होता है तो उसको विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। और कर्ण में हम लोग ने दो देखा कि शब्द से जब हो रहा है तो उसको समवाय सन्निकर्ष कहेंगे, और जब शब्दत्व जाति से हो रहा है तो उसको समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंद्रिय में त्रयोदश करण, मतलब ज्ञान उत्पत्ति के साधन को हम लोग क्या कहते हैं, करण कहते हैं। ऐसे 13 कारण माने गए हैं जिनके द्वारा ज्ञान होता है। तो इसमें ज्ञानेंद्रिय आ जाते हैं कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण। और इसमें 5 कर्मेंद्रिय भी आ जाते हैं जिसमें वाक, पानी, पाद, आयु, उपस्थ आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें महत मतलब बुद्धित्व, अहंकार और मन, ये 3 आ जाते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, करण बनाते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो त्रयोदश करण में कर्मेंद्रिय का कार्य अपने अपने विषय का आहरण करना है, वहीं पे मन, बुद्धि और अहंकार का कार्य शरीर को धारण करना है, तथा जो ज्ञानेंद्रिय है वो अपने अपने विषय को ग्रहित करते हैं। चरक संहिता में उन्होंने 12 करण माने हैं, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। उन्होंने अहंकार को नहीं माना है। अब साथ ही साथ बोला गया कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं या 5 कर्मेंद्रिय हैं उनको बाह्य करण बोलते हैं, वहीं पे मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे उन लोग बोलते हैं कि अंतःकरण मतलब जो बाह्य करण और अंतःकरण है उनमें अंतःकरण को वो लोग ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बाह्य करण से अंतःकरण प्रधान होते हैं, अंतःकरण की प्रधानता को इन बातों द्वारा सिद्ध की जा सकती है। सबसे पहले क्या बोला है कि जो बाह्य करण स्वतंत्र रूप से अपने विषयों का ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन के सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अंतःकरण है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, उन्हें बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं होती। ये पहला हो गया रीजन। उसके बाद बोलते हैं कि बाह्य इंद्रिया केवल वर्तमान का ज्ञान कर सकती है, लेकिन अंतःकरण जो रहते हैं वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान करा सकते हैं। और लास्ट में बोला गया है कि संकल्प और व्यवसाय और अभिमान क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार की वृत्ति होने से अंतःकरण क्या है, प्रधान है। तो ये सारे रीजन देते हैं कि बाह्य कारण क्या है, बिना मन के कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर बाह्य इंद्रिय बिना बाह्य कारण के भी काम कर सकती है और वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान करा सकते हैं। साथ ही साथ संकल्प और अध्यवसाय और अभिमान जो कि मुख्य कार्य हैं पूरे शरीर में, उनका कार्य किसके द्वारा, अंतःकरण द्वारा होता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि अंतःकरण क्या है, वो प्रधान होता है एज कम्पेयर टू द बाह्यकरण। तो इस तरह से बेसिकली हम देखते हैं पूरा टोटल इंद्रिय विज्ञानी के बारे में, पदार्थ विज्ञान में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।